हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को भी लाइक और शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 122 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 हमसे पूछा गया है, भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह के सिद्धांत का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कब किया था। तो गांधी जी का पहला जो आंदोलन था, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह, इसके लिए राइट ऑप्शन है। गांधी जी द्वारा जो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो चंपारण सत्याग्रह के नाम से वर्ष 1917 में ये किया गया था आंदोलन सत्याग्रह इनके द्वारा। और ये किस चीज़ से रिलेटेड था, तो बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ यह सत्याग्रह, जिसमें अंग्रेजों ने यहाँ के जो नील बगान मालिक थे उनका शोषण किया था। इसके विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। इसके अलावा 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, जितने भी गांधी जी के आंदोलन थे। गांधी जी पर हमने एक गांधी युग से अलग से वीडियो बनाया है। चैनल पे जाके अगर आप गांधी युग सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें गांधी जी के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक जितना भी उनका सफ़र था, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान, उसका हमने एक डिटेल से अलग वीडियो बनाया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, किस ऐतिहासिक महापुरुष की अंतिम लड़ाई वाटरलू की लड़ाई थी। ऑप्शन डी नेपोलियन बोनापार्ट, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 को लड़ा गया था। नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध था। एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, रशिया, प्रशा, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेना थी। युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। मित्र राष्ट्रों ने उसे कैदी के रूप में सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया और वहां 52 वर्ष की आयु में 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन डी 124 के लिए राइट आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। गीत गोविंद का लेखक कौन था या कौन थे। ऑप्शन सी जयदेव, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी के हिंदू कवि जयदेव द्वारा संस्कृत भाषा में रचित एक कृति है। यह वृंदावन के कृष्णा, राधा और गोपियों के बीच संबंधों का वर्णन करती है। गीत गोविंद को 12 अध्याय में व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन में बाणभट्ट भी दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। तो इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्यकार और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरित्रम तथा कादम्बरी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हर्षचरित्र या कादम्बरी किसके द्वारा लिखे गए थे, तो बाणभट्ट सही ऑप्शन हो जाएगा। इनके बारे में देखिए आप और भी पढ़ सकते हैं। हर्षचरित्रम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है और कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला उपन्यास कादम्बरी है। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट का देहांत हो गया था और इसे इनके पुत्र पुलीन भट्ट ने पूरा किया था। बात करें कल्हण जी की, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, माफ कीजिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो कल्हण कौन थे। कल्हण कश्मीरी इतिहासकार तथा विश्व विख्यात ग्रंथ राजतरंगी, जो कि 1148 से 1150 तक रचा गया, उसके रचयिता थे। याद रखेंगे आप। कल्हण 1150 ईस्वी कश्मीर के महाराजा हर्षदेव, जो कि 1068 से 1101 ईस्वी तक राजा रहे थे, के महामात्य चंपक के पुत्र और संगीत मर्मज्ञ कनक के अग्रज थे। और भी देख सकते हैं आप। कल्हण क्यों प्रसिद्ध थे। कल्हण एक महान कवि थे जिन्होंने एक लंबी संस्कृत कविता की रचना की, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास था। उन्होंने अपना विवरण लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शी खातों और पहले के इतिहास सहित विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया था। बात करें ऑप्शन में दिए गए नाम कालिदास की, तो कालिदास जी 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। मेघदूत जो था कालिदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें कवि की कल्पना शक्ति और
पढ़ सकते हैं आप खुद ही। कालिदास किस काल में हुए और वे मूलतः किस स्थान के थे, इसमें काफ़ी विवाद है क्योंकि कालिदास ने द्वितीय शुंग शासक अग्निमित्र को नायक बनाकर मालविकाग्निमित्र नाटक लिखा। ये गुप्त काल में पैदा हुए थे, देख सकते हैं आप, बॉर्न एंड डाइड गुप्ता एम्पायर। 125 का सी राइट ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन बी राहुल इसके लिए राइट आंसर है। गौतम बुद्ध जी के जीवन पर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, बुद्धा और बुद्धिज्म के नाम से। राहुल जो थे गौतम बुद्ध के पुत्र एवं इक्ष्वाकु क्षत्रिय राजकुमार थे। शादी के 13 साल बाद जब यशोधरा, जो कि गौतम बुद्ध जी की पत्नी थी, ने अपनी इकलौती संतान को जन्म दिया, लेकिन तब तक जो थे सिद्धार्थ या फिर गौतम बुद्ध अपना शाही जीवन त्याग करने का फैसला ले चुके थे और उन्होंने अपने बेटे का नाम राहुल रखा था, और राहुल का अर्थ होता है बाधा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। गुलाम वंश आप देख सकते हैं, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसे मामलूक वंश अथवा दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश का दूसरा नाम क्या है, तो मामलूक वंश या दास वंश। दास वंश बहुत जगह ये देखने को मिलता है नाम। आरंभ में से दास वंश का नाम दिया गया क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक दास था। इल्तुतमिश और बलबन भी दास थे, किंतु इस शब्द को मान्यता नहीं मिली क्योंकि इस वंश के 11 शासकों में केवल 3 शासक ऐबक, इल्तुतमिश व बलबन ही दास थे तथा सत्ता ग्रहण करने से पूर्व दासता से मुक्त कर दिए गए थे। तो इसमें कुल 11 वंश शासक थे इस वंश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C120 के लिए राइट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 128 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है किस ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का विचारण किया गया था? ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। साउंडर्स जो थे वो सहायक पुलिस अधीक्षक था। उसकी हत्या के आरोप में इन तीनों पर विचारण किया गया और बाद में जो है इनको फांसी पर लटका दिया गया। एक्चुअली हुआ ये था कि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जी ने एक जो आंदोलन किया था, आंदोलन में भाग लिया था, उसमें लाठीचार्ज किया गया जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इससे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु में काफ़ी रोष देखा गया था। उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने उस अंग्रेज अफसर साउंडर्स को जो था 17 दिसंबर 1928 को मार दिया था। और आप सभी जानते होंगे 23 मार्च 1931 को इनको तीनों को फांसी दे दी गई थी एक साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 129 का ऑप्शन बी 1885 राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 को की गई थी। और आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो A.O. ह्यूम का नाम आता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों 72 रिप्रेजेंटेटिव थे की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई जो आजकल है के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जो थे, जनरल सेक्रेटरी, वो A.O. ह्यूम थे और A.O. ह्यूम ने ही कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसके अलावा इसके संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी वो दिन शाह वाचा भी शामिल थे और A.O. ह्यूम जो थे वो थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे। गांधी जी जो थे वो भी थे थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी 130 के लिए राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी। दिल्ली चलो का नारा भारत की आज़ादी के लिए प्रयासरत क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी ने वर्ष 1942 में दिया था और ये नारा इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को दिया था। जब सुभाष चंद्र बोस जी को लगा कि इंग्लैंड जो है द्वितीय विश्व युद्ध में उलझता जा रहा है, तो उस समय उन्होंने अपनी फौज को मार्गदर्शन देने के लिए यह नारा दिया।
आज़ाद हिंद फौज को जो है इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जाना जाता था। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो थी या गठन कहें तो इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज का गठन जो था जापान की सहायता से किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसके अलावा बात करें तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दिल्ली चलो तो हमने देख ही लिया। इसके अलावा जय हिंद जो हम बोलते हैं तो जय हिंद भी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जान फूंकने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी को ये दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदू पुराण कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान किससे बने होते थे? तो किसी के अनुसार पुष्पक विमान के निर्माता जो थे विश्वकर्मा थे और अन्य कहानियों के अनुसार पुष्पक विमान के निर्माता ब्रह्मा थे। ब्रह्मा जी ने बाद में कुबेर को ये भेंट किया था। पुष्पक विमान कुबेर का ही था जिसे बाद में लंकापति रावण ने उनसे छीन लिया था। बात करें ये किससे बने होते थे तो कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि ये वायु और अग्नि के मेल से बना है और कहीं पर मत है कि ये स्वयं की ही शक्ति से चला करता था या बना था, माफ कीजिए चला करता था। तो इसके बारे में करेक्ट आंसर नहीं है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन भी हिंदू माइथोलॉजी से है। इसमें पूछा गया है हिंदू पुराण कथाओं में कार्तिकेय का वाहन क्या था? ऑप्शन बी 132 के लिए राइट आंसर हो जाएगा मयूर। ये देख सकते हैं आप, भारत में दक्षिण भारत में कार्तिकेय की अधिक पूजा होती है। कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है जो शिव के बड़े पुत्र हैं। कार्तिकेय का वाहन मयूर है। एक कथा के अनुसार कार्तिकेय को यह वाहन भगवान विष्णु ने उनकी साधक क्षमता को देखकर भेंट दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मलेरिया किसके कारण होता है? 133 का सी प्रोटोजोआ इसके लिए राइट ऑप्शन है। मलेरिया इज अ डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ कॉल्ड प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्य में फैलता है। प्लाज्मोडियम परजीवी के 5 अलग अलग प्रकार हैं जो मनुष्य में मलेरिया का कारण बनते हैं और ये संक्रमण जो है जो संक्रमित मादा मच्छर होती है उसके काटने से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर है विटामिन डी। बच्चों में रिकेट्स बीमारी जो है विटामिन डी की कमी से होती है। रिकेट्स को हम सूखा रोग नाम से भी जानते हैं। तो सूखा रोग यानी रिकेट्स जो है इसमें बच्चों की हड्डियां जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं और ना ही उनकी हाइट बढ़ती है और वे शारीरिक रूप से जो है कमज़ोर रह जाते हैं। विटामिन डी की गंभीर रूप से कमी वाले लोगों के रक्त में जो है कैल्शियम का स्तर भी गिर जाता है। हड्डियों में कमज़ोरी के अलावा मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ये देख लेते हैं। इसमें बताया गया है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, मुख्य रूप से विटामिन कुल 13 प्रकार के होते हैं। आप इनके नाम भी देख सकते हैं। विटामिन ए, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B12। इसके अलावा विटामिन सी, डी, ई और के। यहाँ पढ़ सकते हैं कि इस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। देखिए विटामिन ए की अगर कमी होगी तो वृद्धि रुकना, रतौंधी व जिरफ्थेलिमिया, संक्रमण के प्रति प्रभाव्यता। विटामिन B1 की कमी से वृद्धि का रुकना, भूख और वजन का घटना, बेरी थकान होना, बदहजमी, पेट की खराबी। विटामिन B2 वृद्धि रुकना, धुंधली दृष्टि होना, जीभ पर छाले पड़ना। विटामिन B3 की कमी से जीभ का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े, फुंसी, पाचन क्रिया में गड़बड़ी। विटामिन B5 की कमी से पेशियों में लकवा, पैरों में जलन। विटामिन B6 की कमी से त्वचा रोग, मस्तिष्क का ठीक से काम न करना, अनीमिया आदि। विटामिन B7 की कमी से लकवा की शिकायत, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। B12 की कमी से रुधिर की कमी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होना। विटामिन डी की कमी से अभी देखा हमने सूखा रोग या रिकटेस, कमजोर दांतों का सड़ना। विटामिन ई जनन शक्ति का कम होना। विटामिन के रुधिर का स्त्राव होना, ऐंठन, हीमोफीलिया आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटीबायोटिक की खोज किसने की? 145 के लिए बी राइट ऑप्शन है। तो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन जो थी वो पेनिसिलिन थी और इसकी खोज जो थी 28 सितंबर 1928 को हुई थी और यह खोज नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो था एक्सीडेंटली हो गई थी। तो एंटीबायोटिक के जनक के रूप में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाना जाता है। ऑप्शन में लुईस पास्चर भी है। तो लुईस पास्चर ने रोगाणु सिद्धांत
प्रतिपादित किया और उन्होंने सूक्ष्म जीवों और रोगों के बीच संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रयोग किए। यह सिद्धांत 1861 में दिया गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य से अंत तक पास्चर ने प्रदर्शित किया कि सूक्ष्म जीव बीमारी का कारण बनते हैं और उन्हें यह पता लगाया कि कमजोर या क्षीण रोगाणुओं से टीके कैसे बनाए जा सकते हैं। उन्होंने मुर्गी हैजा, एंथ्रेक्स और रेबीज के खिलाफ शुरुआती टीके विकसित किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑप्शन डी कॉइन्स एंड करेंसी यूनिट्स। इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉइन्स और मेडल यहाँ पे दिया गया है। आप गूगल करेंगे तो न्यूमिस्मेटिक का अर्थ ही जो होता है मुद्रा संग्रहण होता है। डी जो है और 164 के लिए राइट ऑप्शन है। 147 के लिए सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। पौधे जो हैं सन से प्रकाश लेते हैं और केमिकल एनर्जी से कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसमें जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केंद्र का एक फोटोकेमिकल रूप से उत्तेजित विशेष क्लोरोफिल अणु ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया से गुजरते हुए एक इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, तो ये होती है एक प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस में होती है, जो पौधे करते हैं लाइट एनर्जी लेके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट। ऑप्शन सी जो था 147 के लिए राइट ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 148 के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो शनि ग्रह है, इसके बर्फीले कणों से बने मुख्य 7 वलयों के कारण जाना जाता है। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है किस ग्रह के 7 छल्ले हैं या रिंग्स हैं, तो शनि। ऑप्शन ए सैचुरन इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील इज यूजली मेड बाय अलॉइंग द स्टील विद, तो स्टेनलेस स्टील सामान्यतः स्टील को किसके साथ मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन सी क्रोमियम और निकल इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील इज अलॉय ऑफ आयरन विद क्रोमियम एंड निकल। अन्य सभी प्रकार की स्टील की तरह स्टेनलेस स्टील मुख्य रूप से 2 चरणीय प्रक्रिया लोहे और कार्बन से बनाया जाता है। जो चीज स्टेनलेस स्टील को अलग बनाती है वह संक्षारण प्रतिरोधी उत्पाद बनाने के लिए क्रोमियम और निकल जैसी अन्य मिश्रित धातु तत्वों का मिश्रण है। क्रोमियम और निकल जो है ऑप्शन सी 149 का राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 में हमसे पूछा गया है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है सीपीयू को। सीडी की फुल फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम की रीड ओनली मेमोरी, और मेगाबाइट तो हमने कल भी पढ़ा था, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, तो ये स्टोरेज कैपेसिटी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ फूड कंटेन्स मैक्सिमम रफेज। ये रफेज होता है आपका रुक्षांश या जिसको हम रेशेदार हिस्सा बोलते हैं। जितने भी लगभग सभी प्लांट फूड्स जो हैं उनमें रफेज होता है। तो हमारे भोजन में जितने भी प्लांट बेस्ड वस्तुएं होती हैं उनमें रुगेज या रफेज बोलते हैं इसको, ये प्रदान करती हैं वो हमें। इसमें मोटा अनाज, साबुत अनाज, दालें, आलू और ताजे फल और सब्जियां, इन सभी में जो होता है रुक्षांश पाया जाता है। और सबसे अधिक बात करें तो पत्ता गोभी में ये देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 151 के लिए। और अगर फ्रूट्स की बात करें तो एवोकाडो और जो जामुन होता है उसमें ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 152 का सी राइट ऑप्शन है। डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन नॉर्मल वाटर। जो सी वाटर की डेंसिटी होती है, सी वाटर डेंसर होता है, चाहे आपका फ्रेश वाटर हुआ या प्योर वाटर। पर केजी 1.0 kg पर लीटर की डेंसिटी होती है सी वाटर की। बिकॉज द डिजॉल्व्ड सॉल्ट इंक्रीज द मास बाई ए लार्जर प्रोपोर्शन देन द वॉल्यूम, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर डिक्रीजेज एज सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज। तो जितना ज़्यादा सॉल्ट होगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट जो है सी वाटर का कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है। 4.184। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4.184 जूल जो है 1 कैलोरी के बराबर होता है। तो कैलोरी बड़ी यूनिट है जूल से। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए, साथ साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।